बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान पाठ 10, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। प्यारे बच्चों, यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही रोचक जानकारी से भरपूर है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन क्या होता है और सांस लेने और श्वसन में क्या अंतर है? श्वसन कितने प्रकार का होता है और यह किस प्रकार से कौन कौन से अंगों के द्वारा पूर्ण किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये सारी जानकारी हम आज सीखने वाले हैं अपने पाठ जीवों में श्वसन के द्वारा। तो बच्चों, इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम श्वसन क्यों करते हैं, हमें क्या आवश्यकता है? तो बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना है, क्योंकि कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं? क्योंकि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो समझे आप कि हम श्वसन क्यों करते हैं। यह श्वसन भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइए सीखते हैं श्वसन के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। सबसे पहले जानते हैं वायवीय श्वसन के विषय में। बच्चों, कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाना है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। वहीं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है और इस प्रकार के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। और भोजन के विखंडन से ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, अनेक ऐसे जीव हैं जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, जैसे कि यीस्ट, और इस प्रकार के जीवों को अवायवीय जीव कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। प्यारे बच्चों, बहुत देर तक व्यायाम करने से, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं और इसी प्रक्रम में हमारी पेशियां ऐंठ जाती हैं। तो जब आपकी पेशियां ऐंठ जाएं तो आप क्या करेंगे? कैसे उसको ठीक करेंगे? प्यारे बच्चों, गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार गर्म जल से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अरे, यह सीमा क्या कर रही है? बेटा, आप यह जानते हैं कि आप
बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन यानी सांस लेने का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना सांस लेना या श्वसन कहलाता है। और जब आप ऑक्सीजन से युक्त वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो इसे अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो इसे उच्छ्वसन कहते हैं। और यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय यानी जीवन पर्यंत होता रहता है। और कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, यह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और एक श्वास यानी सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। तो इस तरीके से आप भी अपनी श्वसन दर का पता लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह है मानव श्वसन तंत्र, यानी वह अंगों का समूह जो हमें श्वास लेने में सहायता करती हैं। यह कैसे बनता है और कैसे कार्य करता है, आइए सीखते हैं एक क्रियाकलाप की सहायता से। मानव श्वसन तंत्र का चित्र एवं इसका कार्य। तो आइए अब हम मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र के साथ साथ आप इसके कार्य भी समझ सकते हैं। सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी कि नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है और नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। यह हमने बनाए अपने 2 फेफड़े। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है, जैसा कि हम यहाँ बना रहे हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम यानी मध्य पट कहलाती है, वह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। यह हमने अपने फेफड़ों को पसलियों से घिरा हुआ दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। जब आप अंतःश्वसन करते हैं उस समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। ये हमने बना दिया डायाफ्राम। वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देने के कारण वायु फेफड़ों में आ जाती है और हमारे फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। कैसे? एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप यही प्रक्रिया होती हुई महसूस करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हम बना रहे हैं, ये फेफड़े का अंदरूनी भाग आपको नज़र आ रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। आप सभी बच्चे अपने सीने को फुलाने की स्पर्धा कर सकते हैं और यह देखें कि किसका सीना सबसे अधिक फूलता है, यानी कौन अपने अंदर अधिक से अधिक वायु भर सकता है। और वह वायु इन्हीं फेफड़ों के अंदर जो अब हम बना रहे हैं यहाँ भर जाती है, जिसकी वजह से आपके जो वक्ष गुहा है उसका आयतन
बढ़ जाता है और सांस छोड़ने पर यह वापस पहले जैसा ही हो जाता है। आप इसका एक मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। 2 गुब्बारे लेकर के और उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल में एक वाई शेप नली के साथ जोड़ करके नीचे आप एक रबड़ शीट लगा दीजिए, तो बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल तैयार हो जाएगा जैसे कि हमारे फेफड़े होते हैं। और रबड़ जो होगी वो कार्य करेगी बिल्कुल डायफ्राम के जैसी। और हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? प्यारे बच्चों, उच्छ्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, क्योंकि अंदर हमने कौन सी ली थी? ऑक्सीजन गैस, और बाहर कौन सी निकाली? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको टेस्ट करने के लिए यदि आप अपने छोड़ी गई वायु को चूने के पानी पर निकालते हैं तो उसका जो रंग है वह बदल जाएगा, और इससे यह साबित होता है कि जो वायु हमने छोड़ी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक थी। तो इस प्रकार से आप यह सीख सकते हैं कि हम कैसे श्वास लेते हैं, कौन सी गैस का इस्तेमाल हम अंतःश्वसन में करते हैं और कौन सी गैस हम उच्छ्वसन में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही आप एक मॉडल की सहायता से अपने फेफड़ों के कार्य को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहाँ जो हम चित्र बना रहे हैं उसमें आप बड़ी आसानी एवं सरलता से हमारे श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को बना सकते हैं, उनके नाम अच्छे से याद कर सकते हैं और सरलतापूर्वक इनके विभिन्न कार्यों एवं ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं वह भी सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं यह तो हमने अपने क्रियाकलाप में देखा, लेकिन क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं? इसके लिए भी आप एक सरल सा टेस्ट करके देख सकते हैं, और जो हम अक्सर करते भी हैं। आपने यह देखा होगा कई बार कि जब आप दर्पण के ऊपर अपना श्वास छोड़ते हैं, कभी किया है ये? हाँ, बिल्कुल। तो जब आप किसी दर्पण के ऊपर अपना श्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। वह क्यों होता है? वह नमी के कारण होता है, और उसके अंदर जल के ये बिंदु कण होते हैं जिनसे वो नमी आती है। ये बना अपना मानव श्वसन तंत्र। प्यारे बच्चों, अन्य जंतु जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कॉकरोच के विषय में। कॉकरोच यानी तिलचट्टा, यह कैसे श्वसन करता है? बच्चों, यदि आप इसके शरीर को ध्यान से देखोगे तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और वहां से श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं।
बाकी जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे केंचुआ। केंचुआ तो अपनी त्वचा से ही श्वसन करता है। केंचुए की त्वचा यदि आप स्पर्श करके देखोगे तो आपको आर्द्र यानी नमी युक्त और श्लेष्मीय प्रतीत होगी। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। बच्चों, आपने क्या कभी सोचा है कि हम जल में भी श्वसन कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं और वे जल में कैसे श्वसन करते हैं। बच्चों, मछलियों में, ये जो कि जल में रहती हैं, मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। बच्चों, क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है, और ये ठीक ऐसे दिखते हैं जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, केवल ये जीव जंतु ही नहीं, हमारे पादप यानी पेड़ पौधे भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। है ना आश्चर्य की बात? लेकिन ये हम 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पहले पाठ में भी हमने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? भाई, पौधे को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी कि जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यह था अपना पाठ जीवों में श्वसन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी पुस्तक से इस पाठ को अवश्य पढ़ें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।